अच्छे लोग तनाव से बचते हैं, रणनीतिक लोग तनाव को नियंत्रित करते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर मैं आपको एक कमरे में 10 मिनट तक देखूं, तो मुझे आपके रिज्यूमे की जरूरत नहीं होगी, मुझे आपकी योग्यताओं की जरूरत नहीं होगी। मैं बस यह देखूंगा कि आप कितनी जल्दी दूसरों के हिसाब से खुद को ढालते हैं, आप कितनी जल्दी खामोशी को तोड़ते हैं, आप कितनी बार अपने शब्दों को नरम करते हैं, और जब आपको चुनौती दी जाती है तो आप कितनी जल्दी खुद का बचाव करते हैं। और सिर्फ इसी बात से मैं आपके दबदबे का अंदाजा लगा लूंगा। तो अब असली सवाल यह है, आपकी इस अच्छाई का फायदा किसे मिलता है? आपको या उन लोगों को जो आप पर दबाव डालते हैं, आपको परखते हैं और चुपचाप आपके अनुमानित स्वभाव का फायदा उठाते हैं? क्योंकि आपके स्वभाव का अनुमान लगा लेना दूसरों के लिए आरामदायक है, लेकिन जब आपका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तब लोग सावधान होते हैं और सावधानी सम्मान पैदा करती है। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, यह क्रूर बनने के बारे में नहीं है, यह आक्रामक बनने के बारे में नहीं है, यह किसी कड़वे या विरोधी व्यक्ति में बदलने के बारे में नहीं है। यह अपने व्यवहार को सही तरीके से संतुलित करने के बारे में है। यह नैतिक सोच से रणनीतिक सोच की तरफ बढ़ने के बारे में है। आपको अपना व्यक्तित्व बदलने की जरूरत नहीं है। आपको अपना व्यक्तित्व मोमेंट था, आपको अपना रुतबा और नजरिया बदलने की जरूरत है। निकोलो मैकियावेली ने एक ऐसी बात समझी थी जिसका ज्यादातर लोग आज भी विरोध करते हैं। सत्ता और ताकत अच्छे इरादों पर काम नहीं करती। यह दृष्टिकोण, पहुंच और सही समय पर काम करती है। दृष्टिकोण को नियंत्रित करें, पहुंच को नियंत्रित करें, समय को नियंत्रित करें और आप पूरे माहौल को नियंत्रित कर लेंगे। इस वीडियो में तानवन बात हाना कर लिया, मैं उन 7 मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझाने जा रहा हूं जो आपको दूसरों की सहमति मांगने वाले व्यक्ति से स्थिति को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति में बदल देंगे। ये ऊपरी सतह के नुस्खे नहीं हैं। ये आपके चलने, बोलने, प्रतिक्रिया देने और अपनी छवि बनाने के तरीके में बुनियादी सुधार हैं। 7 सुधार जो बिना आक्रामकता के आपका प्रभाव बढ़ाते हैं। 7 बदलाव जो सबकी हां में हां मिलाने वालों को प्रभावशाली लोगों से अलग करते हैं। 7 कदम जो एक अच्छे इंसान को नपातुला, इरादतन और रणनीतिक रूप से खतरनाक बना देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें। मैं प्रभाव और ताकत चुनता हूं। पहला, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश करना बंद करें। एक ऐसी खामोश लत है जिसका सामना ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। यह खुशी की लत नहीं है, यह पैसे की लत नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक आराम की लत है। बातचीत को हमेशा सहज रखने की जरूरत, कमरे के माहौल को हमेशा आरामदायक बनाए रखने की जरूरत, हर आदान प्रदान को बिना तनाव के खत्म करने की जरूरत। यह आदत परिपक्व लगती है, लेकिन यह चुपचाप आपका प्रभाव छीन लेती है। जब आप अपनी स्थिति के बजाय आराम को प्राथमिकता देते हैं, तो आप खुद को छोटा बनना सिखा रहे होते हैं। आप ऐसी बातें कहने से बचते हैं जो किसी को चुनौती दे सकती हैं। आप उन सच्चाइयों को नरम कर देते हैं जिन्हें स्पष्ट होने की जरूरत होती है। आप अपनी सीमाएं तय करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको टकराव से डर लगता है। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप एक खतरनाक आदत को मजबूत करते हैं। आप भावनात्मक सुरक्षा को रणनीतिक फायदे से ऊपर रखते हैं। उच्च मूल्य वाले शक्तिशाली लोग कुछ अलग समझते हैं। असुविधा कोई खतरा नहीं है, यह एक हथियार है। तनाव पदानुक्रम को दर्शाता है, यह आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि दबाव बढ़ने पर कौन डटे रहने को तैयार है। जैसे ही कोई बातचीत थोड़ी असहज होती है, ज्यादातर लोग उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे हंसते हैं, वे सफाई देते हैं, वे जरूरत से ज्यादा भरपाई करते हैं, वे माफी मांगते हैं, वे अपने रुख को कमजोर कर देते हैं और ऐसा करके वे अपना रुतबा गिरा लेते हैं। जो व्यक्ति तनाव के दौरान स्थिर रहता है, वही कमरे के माहौल को नियंत्रित करता है। इस बारे में सोचें, जब कोई आपको सीधे चुनौती देता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप बचाव करने के लिए दौड़ते हैं? क्या आप तुरंत सफाई देते हैं? क्या आप स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हैं? या आप रुकते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं
और खामोशी को इतनी देर तक रहने देते हैं जिससे आपकी मौजूदगी का एहसास हो सके। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा अक्सर जोखिम से बचने का एक बहाना होती है, लेकिन ताकत नियंत्रित जोखिम के जरिए बनती है। जब आप टकराव के एक पल को बिना ठीक करने की छटपटाहट के बने रहने देते हैं तो कुछ बदलता है। लोग आपका वापस आकलन करते हैं, वे खुद को सुधारते हैं, वे अपने शब्दों को ज्यादा ध्यान से तोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि आपने अपनी आवाज ऊंची की, इसलिए नहीं कि आप विरोधी हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप पीछे नहीं हटे। सत्ता अक्सर बेचैनी के दूसरे छोर पर होती है। आपको अपने दिमाग को उस बेचैनी को सहन करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करना होगा। जब आप सीधे बात करते हैं तो हवा में आने वाला हल्का सा तनाव आपके असहमत होने के बाद का वह ठहराव, अपनी सीमा तय करने के बाद आने वाली वह शांति, ये पल आपकी छवि के लिए खतरा नहीं है, ये आपके अधिकार और ताकत में सुधार हैं। आराम तलाशने वाला व्यवहार आपको सबकी हां में हां मिलाने वाला बनाता है। फायदा तलाशने वाला व्यवहार आपको सम्मानित बनाता है। इसका मतलब बिना बात का झगड़ा खड़ा करना नहीं है। इसका मतलब है कि समय से पहले उससे भागने से इनकार करना। इसका मतलब यह पहचानना है कि विकास के लिए तनाव का एक नियंत्रित सामना जरूरी है। जिस पल आप हर माहौल को सुखद बनाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, आप खुद को मजबूत महसूस करने लगते हैं, और मजबूत लोगों को हिलाना मुश्किल होता है। तो ईमानदारी से खुद से पूछें, कितनी बार आपने माहौल को हल्का रखने के लिए एक जरूरी बात कहने से परहेज किया है? कितनी बार आपने उस बात को हंसकर टाल दिया जिसे सुधारे जाने की जरूरत थी? कितनी बार आपने अपनी जगह बनाए रखने के बजाय शांति को चुना है? हर बार जब आपने ऐसा किया, आपने लंबे समय के प्रभाव की कीमत पर कुछ देर की शांति को बचाया। अब से आप अलग तरीके से काम करेंगे। आप आराम के पीछे नहीं भागेंगे, आप नतीजों का आकलन करेंगे। अगर एक पल की असुविधा को जगह देने से स्पष्टता बढ़ती है तो आप उसे होने देंगे। अगर डटे रहने से आपकी स्थिति मजबूत होती है तो आप डटे रहेंगे। यह आक्रामकता नहीं है, यह दबाव में शांति और संयम है। जब आपको हर बातचीत में सुरक्षित महसूस करने की जरूरत खत्म हो जाती है तो आप एक ऐसे व्यक्ति बनने लगते हैं जिसके पास लोग सावधानी से आते हैं, और सावधानी से पेश आना ही सम्मान की शुरुआत है। दूसरा, तुरंत मिलने वाली तारीफ और सहमति से खुद को अलग करें। एक ऐसी ताकतवर शक्ति है जो चुपचाप व्यवहार को तर्क से भी ज्यादा रूप देती है। यह बुद्धि नहीं है, यह अनुशासन नहीं है, यह दूसरों से मान्यता पाने की भूख है। अभी इसी वक्त स्वीकार किए जाने की इच्छा। हां में सर हिलाने, मुस्कुराहट, आश्वासन और सहमति की जरूरत। यह आवेग मानवीय लगता है, लेकिन जब यह आपको नियंत्रित करता है तो यह आपको एक कठपुतली बना देता है। थोड़े समय के लिए तारीफ मिलना इनाम जैसा लगता है। यह तनाव को कम करता है, यह आपको किसी बड़े हिस्से से जुड़े होने का एहसास देता है, लेकिन सहमति पर निर्भरता आपको एडजस्ट करने वाला बना देती है, और एडजस्ट करने वाले लोगों को अपनी मर्जी से चलाना आसान होता है। जब आपको तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया की जरूरत होती है तो आपके फैसले कमजोर पड़ने लगते हैं। आप विरोध से बचने के लिए अपनी बातों को नरम कर देते हैं। आप मौजूद लोगों के हिसाब से अपनी राय बदल लेते हैं। आप किसी बड़े रुतबे वाले व्यक्ति का विरोध करने से हिचकिचाते हैं। आप अपने शब्दों को इस आधार पर तोलते हैं कि उन्हें कैसे लिया जाएगा, न कि इस आधार पर कि क्या वे आपके लक्ष्यों के साथ जुड़े हैं। लगातार मान्यता मांगने के पिंजरे के अंदर प्रभाव कभी बड़ा नहीं हो सकता। रणनीतिक लोग एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, सम्मान मिलने में अक्सर देरी होती है। शुरुआत में ताकत और अधिकार शायद ही कभी आरामदायक होते हैं। जब आप पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं तो हर कोई सहमत नहीं होगा। जब आप अपने नियम लागू करते हैं तो हर कोई तालियां नहीं बजाएगा। जब आप तुरंत शांति के लिए झुकने से इनकार करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा। यह नुकसान नहीं है, यह नुकसान नहीं है, यह छंटनी है। तुरंत तारीफ पाने की जरूरत आपको ऐसा बना देती है जिसका आसानी से अनुमान लगाया जा सके। दूसरे लोग जल्दी ही सीख जाते हैं कि आपको कैसे संभालना है।
वे जान जाते हैं कि किस बात से आप मुस्कुराएंगे, किस बात पर आप चुप हो जाएंगे, किस बात पर आप पीछे हट जाएंगे। और एक बार जब यह आदत पकड़ में आ जाती है तो आपका प्रभाव कम हो जाता है। तुरंत मिलने वाली मान्यता से दूरी आपके व्यवहार को बदल देती है। आप आश्वासन के लिए चेहरों को पढ़ना बंद कर देते हैं। आप तारीफ पाने के लिए अपने बोलने का अंदाज बदलना बंद कर देते हैं। आप अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया की रफ्तार से तय करना बंद कर देते हैं। इसके बजाय आप अपनी स्थिति को तोलते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब आप कुछ समय के लिए खुद को गलत समझे जाने को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप साफ बोलते हैं और दूसरों को समझने का मौका देते हैं बिना अपनी छवि ठीक करने की जल्दी किए। जब आप अपना रुख सामने रखते हैं और उसे जरूरत से ज्यादा सही साबित करने की बेचैनी को रोक लेते हैं। जब आप पल भर की तालियों से ज्यादा लंबे समय के दृष्टिकोण को अहमियत देते हैं। यही परिपक्वता है। लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखने के लिए थोड़े समय के टकराव को सहने की क्षमता चाहिए होती है। जो व्यक्ति बिना वापस अपनाए जाने की बेचैनी के थोड़ी असुविधा को सह सकता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे ताकत और अधिकार हासिल करता है। ईमानदारी से खुद से पूछें, बोलने से पहले आप कितनी बार कमरे का माहौल भांपते हैं? किसी की असहमति से बचने के लिए आप कितनी बार अपने बात कहने का तरीका बदलते हैं? जब कोई आपसे असहमत होता है तो आप कितनी बार बेचैन महसूस करते हैं? ऐसी हर प्रतिक्रिया एक इशारा है। यह दिखाता है कि तारीफ पाने की आपकी जरूरत अभी भी कहां ताकतवर है। आजादी तब शुरू होती है जब दूसरों की मान्यता सिर्फ एक विकल्प बन जाती है, जरूरत नहीं। जब आप तुरंत सहमति पाने की भूख से खुद को अलग कर लेते हैं तो अंदर कुछ बदलता है। आप ज्यादा सोचे समझे, ज्यादा संतुलित और ज्यादा शांत बन जाते हैं। आप तालियों के लिए अपने उसूलों से समझौता करना बंद कर देते हैं। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय सही दिशा में काम करना शुरू करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि तभी सम्मान बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं जो लगातार आश्वासन नहीं मांगते। वे उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो बिना तारीफ मांगे भी डटे रहते हैं। वे उनका सम्मान करते हैं जो शांति से अपनी जगह पर टिके रह सकते हैं, भले ही इससे खामोशी छा जाए। आप यहां सबकी तारीफ पाने के लिए नहीं हैं, आप यहां अपना प्रभाव बनाने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मैं किसी की तारीफ के पीछे नहीं भागता। जब दूसरों की मान्यता आपके व्यवहार को नियंत्रित नहीं करती तो आपकी मौजूदगी बदल जाती है, और जब आपकी मौजूदगी बदलती है तो लोगों के आपसे पेश आने का तरीका भी उसके साथ बदल जाता है। तीसरा, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहराव लाना सीखें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जल्दी जवाब देना बुद्धिमानी, आत्मविश्वास और दबदबे की निशानी है। असलियत में तुरंत दी गई प्रतिक्रियाएं अक्सर जल्दबाजी दिखाती हैं। जब कोई आपको चुनौती देता और आप तुरंत पलटकर जवाब देते हैं तो आप अपनी भावनाओं को उजागर कर देते हैं। जब दबाव बढ़ता है और आप बिना रुके जवाब देते हैं तो आप रफ्तार का नियंत्रण छोड़ देते हैं। रफ्तार ही ताकत है। जो समय को नियंत्रित करता है वही दिशा को नियंत्रित करता है। जल्दबाजी में दिए गए जवाबों का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। वे आपकी कमजोरियां दिखाते हैं, वे आपके दबाव वाले बिंदु दिखाते हैं, वे बिल्कुल वही दिखाते हैं जहां आपको फंसाया जा सकता है। अगर किसी को पता है कि वे आपसे तुरंत जवाब निकलवा सकते हैं तो उन्हें पता है कि वे आपको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ठहराव इस आदत को तोड़ देता है। जब आप कुछ देर रुकते हैं तो आप अनिश्चय पैदा करते हैं, और अनिश्चय मनोवैज्ञानिक संतुलन को बदल देता है। सामने वाला सोचने लगता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वे अपनी कही बात पर फिर से विचार करने लगते हैं। वे अपने शब्दों को दिमाग में फिर से दोहराने लगते हैं। खामोशी एक आईना बन जाती है जो उन्हें अपने ही शब्दों का सामना करने पर मजबूर करती है। यह कमजोर व्यवहार नहीं है, यह एक नियंत्रित रफ्तार है। याद करें, पिछली बार जब किसी ने आपकी मौजूदगी में कोई बड़ी बात कही थी, क्या आपने तुरंत उन्हें ठीक किया था? क्या आप अपना बचाव करने के लिए कूद पड़े थे? क्या आपने कुछ साबित करने की जल्दी की थी? उस जल्दबाजी ने शायद ताकतवर महसूस करवाया हो, लेकिन इसने संभवतः आपका प्रभाव कम कर दिया था। रणनीतिक ठहराव एक साथ 3 काम करता है।
पहला, यह आपको आकलन करने की जगह देता है। आप स्थिति के अंदर फंसने के बजाय उसे ऊपर से देखते हैं। आप लहजे, इरादे और छिपे हुए अर्थ को देखते हैं। आप अपनी भावना के आधार पर नहीं, बल्कि नतीजे के आधार पर अपना जवाब चुनते हैं। दूसरा, यह मनोवैज्ञानिक दबाव को बाहर की तरफ मोड़ देता है। जब आप तुरंत जवाब नहीं देते, नतीजे के आधार पर अपना जवाब के खिलाफ को बाहर अपने हान करी, तो सामने वाला दिमागी रूप से उस खामोशी को भरने लगता है। संदेह बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, कभी कभी तो आत्मविश्वास में कमी भी बढ़ने लगती है। तीसरा, यह शांति और संयम को मजबूत करता है। शांत समय और ठहराव आपकी अंदरूनी स्थिरता को दिखाता है। यह इशारा करता है कि आपको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। ज्यादातर लोग आदत के अनुसार काम करते हैं। वे तुरंत संदेशों का जवाब देते हैं, वे तुरंत आलोचना का जवाब देते हैं, वे तुरंत अपना बचाव करते हैं, वे तुरंत फैसले लेते हैं। और क्योंकि वे इस रफ्तार से काम करते हैं, उनका अनुमान लगाना आसान होता है। अपने व्यवहार में ठहराव लाएं और आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब सब कुछ अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है कि कब बोलना है यह चुनना। इसका मतलब तुरंत तनाव को ठीक करने की बेचैनी को रोकना है। इसका मतलब पलों को सांस लेने देना है। कल्पना करें कि कोई सबके सामने आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है। प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रुकते हैं। आप उन्हें लगातार देखते हैं। आप कुछ सेकंड बीतने देते हैं। फिर आप शांति से, सीधे और बिना किसी गुस्से के जवाब देते हैं। वह नपातुला जवाब किसी भी जल्दी में दिए गए जवाब से ज्यादा वजनी होता है। समय का नियंत्रण मतलब माहौल का नियंत्रण। जब आप तय करते हैं कि बातचीत कब आगे बढ़ेगी, तो आप उसकी रूपरेखा तय करते हैं। जब आप तय करते हैं कि कब जवाब देना है, तो आप दिशा को प्रभावित करते हैं। जब आप जल्दबाजी करने से इनकार करते हैं, तो आप अपना अधिकार वापस पा लेते हैं। खुद से पूछें, कितनी बार आप तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं? खामोशी बढ़ने पर आप कितनी बार बेचैन महसूस करते हैं? आप कितनी बार जल्दबाजी को अपने व्यवहार पर हावी होने देते हैं? वह जल्दबाजी एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। अब से एक सोची समझी रफ्तार का अभ्यास करें। जवाब देने से पहले सांस लें, बोलने से पहले आकलन करें, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। हर बात पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। जितना आप जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी करेंगे, आप उतने ही सोच विचार करने वाले बन जाएंगे। और सोच समझकर काम करने वाले लोगों में हेरा फेरी करना मुश्किल होता है। कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मैं रफ्तार को नियंत्रित करता हूं। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और रणनीतिक रूप से जवाब देना शुरू करते हैं, तो पूरा ढांचा बदल जाता है। और एक बार जब आप समय पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आप खुद को बचाने का खेल नहीं खेल रहे होते, आप खुद आगे की दिशा तय कर रहे होते हैं। चौथा, दयालुता को चुने हुए लोगों तक सीमित करें। दयालुता को बहुत खूबसूरत बताकर एक कमजोरी बना दिया गया है। आपको बताया गया है कि उदारता लगातार होनी चाहिए, धैर्य असीमित होना चाहिए, दूसरों को समझना एक साधारण बात होनी चाहिए। और हालांकि सहानुभूति की अहमियत होती है, बिना सोचे समझे सभी पर उदारता दिखाना अधिकार को बर्बाद कर देता है। जब आप बिना उनके व्यवहार को देखे सभी के साथ एक जैसा स्नेह दिखाते हैं, तो आप फर्क मिटा देते हैं। आप नतीजों को खत्म कर देते हैं। आप अपने स्तर को गिरा देते हैं। रणनीतिक लोग एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। बिना समझ के दिखाई गई उदारता आपकी कीमत को कम कर देती है। अगर आपका समय, आपकी समय, ऊर्जा और सहयोग किसी को भी किसी भी वक्त मिल सकता है, तो वे अपना महत्व खो देते हैं। और महत्व किसी चीज के आसानी से ना मिलने पर ही बढ़ता है। इसे इस तरह से सोचें, अगर किसी को पता है कि आप हमेशा सहयोग करेंगे, हमेशा माफ कर देंगे, हमेशा मदद के लिए खड़े रहेंगे, तो वे आपके सहयोग को कीमती मानना बंद कर देते हैं। यह उनका हक बन जाता है। और जब कोई चीज हक बन जाती है, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। चुनी हुई उदारता इस स्थिति को बदल देती है। जब आपका सहयोग इरादतन होता है, तो यह मायने रखता है। जब आपका धैर्य शर्तों पर होता है, तो उसका सम्मान किया जाता है। जब आपका सहयोग सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो आपके उसूलों पर चलते हैं,
तो यह ताकतवर बन जाता है। इसका मतलब कठोर बनना नहीं है, इसका मतलब सही तरीके से काम करना है। आपको आकलन करना चाहिए कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपका समय किसे मिल रहा है, आपका ध्यान किसे मिल रहा है, आपका मार्गदर्शन किसे मिल रहा है, आपकी सहानुभूति किसे मिल रही है, और सबसे जरूरी बात, क्यों? अगर आपकी दयालुता स्वचालित है तो यह रणनीतिक नहीं है, यह सिर्फ आपकी आदत है। बड़े स्तर पर काम करने वाले लोग सहयोग को सद्भाव और योगदान के आधार पर बांटते हैं। वे मेहनत को इनाम देते हैं, वे वफादारी को अहमियत देते हैं, वे उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो अनुशासन दिखाते हैं। लेकिन वे उन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो सीमाओं का सम्मान नहीं करते या उसूलों को तोड़ते हैं। जब उदारता चुनी हुई होती है तो लोग आपके सामने अपने व्यवहार को लेकर सावधान हो जाते हैं। वे समझते हैं कि आपका समय असीमित नहीं है, वे मानते हैं कि आपका समर्थन पक्का नहीं है, वे समझते हैं कि आपके उसूलों के साथ चलने पर ही आपकी पहुंच मिलती है, और यह एहसास सम्मान पैदा करता है। असीमित दयालुता आराम पैदा करती है, चुनी हुई दयालुता एक ढांचा बनाती है, और ढांचा अधिकार बनाता है। सोचें कि कितनी बार आपने उस व्यक्ति के लिए धैर्य दिखाया है जिसने बार बार अपनी हदें पार की हैं। सोचें कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिसने बदले में कोई कोशिश नहीं की। सोचें कितनी बार आपने ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त किया है जिसने आपकी कीमत को कम किया क्योंकि आप कठोर नहीं दिखना चाहते थे। यह आदत दूसरों को उनकी औकात से ज्यादा उम्मीद करने पर मजबूर करती है। चुनी हुई उदारता इस असंतुलन को ठीक करती है। जब कोई अनुशासन दिखाता है, आप उसे बढ़ावा देते हैं। जब कोई ईमानदारी दिखाता है, आप उसे मानते हैं। जब कोई आपके उसूलों के साथ चलता है तो आप उन पर अपना वक़्त लगाते हैं। लेकिन जब कोई आपके उसूलों का अपमान करता है तो आप शांति से बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी ड्रामे के अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, बस उनकी पहुंच कम कर देते हैं। यह सजा नहीं है, यह आपकी स्थिति और जगह है। आपका समय सीमित है, आपका ध्यान सीमित है, आपके संसाधन सीमित हैं। उन्हें अपनी संपत्ति मानकर उनका उपयोग करें, अपना फर्ज नहीं। जब लोगों को यह एहसास होता है कि आपका सहयोग उन्हें कमाना पड़ेगा तो वे आपसे अलग तरीके से पेश आते हैं, वे अलग तरीके से काम करते हैं, वे अलग तरीके से बोलते हैं, क्योंकि अब उन्हें नतीजों का डर होता है। कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मेरी ऊर्जा कमाई जाती है। जब आप दयालुता को स्वचालित के बजाय इरादतन बना देते हैं तो लोग आपका फायदा उठाना बंद कर देते हैं, और जिस पल आपका फायदा उठाना बंद हो जाता है, आपकी मौजूदगी का वजन बढ़ जाता है। 5वां, बात को पूरी तरह खत्म न करना सीखें। ज्यादातर लोग अधूरे कामों से बेचैन रहते हैं। उन्हें हर बातचीत को अच्छे से खत्म करना होता है, हर असहमति को तुरंत सुलझाना होता है, हर सवाल का पूरा जवाब देना होता है, हर खामोशी को भरना होता है। यह आदत जिम्मेदारी लगती है, लेकिन यह कमजोरी पैदा करती है। बात को पूरी तरह खत्म करने की इच्छा जरूरत को दर्शाती है। जब आप सब कुछ स्पष्ट करने की जल्दी करते हैं तो आप इशारा करते हैं कि आपको भावनात्मक शांति की जरूरत है। जब आप गलतफहमी को दूर करने के लिए जरूरत से ज्यादा सफाई देते हैं तो आप अपनी छवि से लगाव दिखाते हैं। जब आप किसी निष्कर्ष के पीछे भागते हैं तो आप अपना रहस्य खो देते हैं। रहस्य ही ताकत है। हर बात पर विस्तार देने की जरूरत नहीं होती। हर चुनौती के लिए लंबा चौड़ा विश्लेषण जरूरी नहीं होता। उठी हुई हर भौं को सफाई की जरूरत नहीं होती। रणनीतिक लोग खाली जगह छोड़ने की ताकत को समझते हैं। जब आप तुरंत हर कड़ी को नहीं जोड़ते तो आप मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं। सामने वाला बातचीत खत्म होने के बहुत बाद तक उसके बारे में सोचता रहता है। वे आपके शब्दों को दोहराते हैं, वे आपके लहजे का विश्लेषण करते हैं, वे सोचते हैं कि आपका क्या मतलब था, वे अनुमान लगाते हैं। वह दिमागी उलझन उनके दिमाग में आपका वजन बढ़ाती है। जब हर चीज की तुरंत सफाई दे दी जाती है और बात शांत कर दी जाती है तो वह पल गायब हो जाता है। सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अनिश्चय मौजूदगी बनाता है। इसका मतलब अस्पष्ट या धोखेबाज होना नहीं है। इसका मतलब बात को जरूरत से ज्यादा खत्म करने की बेचैनी को रोकना है।
इसका मतलब यह समझना है कि खामोशी जरूरत से ज्यादा स्पष्टता से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। कल्पना करें कि कोई आपके फैसले पर सवाल उठाता है। पूरी सफाई देने के बजाय आप संक्षेप में, सीधे, शांति से और आखिरी जवाब देते हैं। फिर आप रुक जाते हैं। आप तब तक विस्तार नहीं देते जब तक जरूरी ना हो। आप उनकी जिज्ञासा को काम करने देते हैं। यह संयम रुख को बदल देता है। लोग खुद को बेनकाब करने की हद तक पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें आपके हर फैसले के पीछे का कारण पता हो। वे चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सफाई देकर उनकी बेचैनी दूर करें। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ बातों को अनकहा छोड़ देते हैं तो आप अपनी स्थिति को ऊपर उठाते हैं। यह अंदरूनी सुरक्षा को दिखाता है। यह दिखाता है कि आप खुद को शांत महसूस करने के लिए बाहरी सहमति पर निर्भर नहीं हैं। जरूरत से ज्यादा बात को समेटना अक्सर आत्मविश्वास की कमी से आता है। यह सुनिश्चित करने की जरूरत कि हर कोई आपको समझे, गलतफहमी को रोकने की जरूरत, अपनी छवि को खराब होने से बचाने की जरूरत। लेकिन नियंत्रित अस्पष्टता दूसरों को आपके हिसाब से चलने पर मजबूर करती है। खुद से पूछें, किसी के उलझन में होने पर आप कितनी बार सफाई देने की जल्दी करते हैं? अपनी बात को सही ढंग से पहुंचाने के लिए आप कितनी बार लगातार संदेश भेजते हैं? जब कोई बातचीत बिना पूरी सहमति के खत्म हो जाती है तो आप कितनी बार बेचैन महसूस करते हैं? वही बेचैनी है जहां से विकास शुरू होता है। जो व्यक्ति बिना किसी तुरंत समाधान की जरूरत के किसी चर्चा से बाहर निकल सकता है, वही ताकत रखता है। वे समझते हैं कि दृष्टिकोण समय के साथ विकसित होता है। उन्हें अपनी स्थिति पर विश्वास होता है। वे जिज्ञासा को बढ़ने देते हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा सफाई देने से बचते हैं तो आप अपने प्रभाव को कम होने से रोक लेते हैं। आपको समझना मुश्किल हो जाता है, आपका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, आपको आसान शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। और जब लोग आपको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते तो वे ज्यादा संभाल कर चलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मैं रहस्य को स्वीकार करता हूं। जब आप निष्कर्ष के पीछे भागना बंद कर देते हैं और थोड़ी जगह छोड़ने लगते हैं तो आपके शब्दों में ज्यादा वजन होता है। आपकी खामोशी का प्रभाव बढ़ जाता और बातचीत खत्म होने के बहुत बाद तक आपकी मौजूदगी वहां ठहरी रहती है। छठा, हर बातचीत को एक शक्ति आदान प्रदान के रूप में देखें। ज्यादातर लोग यह सोचकर बातचीत शुरू करते हैं कि वे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर बातचीत थोड़ी थोड़ी करके पदानुक्रम को ठीक करती है। हर बातचीत आपकी स्थिति को बदलती है। हर पल या तो आपको थोड़ा ऊपर उठाता है या थोड़ा नीचे गिरा देता है। यह बदलाव छोटा हो सकता है, लगभग अदृश्य, लेकिन यह जमा होता रहता है। रुतबा शायद ही कभी किसी बड़े टकराव में तय होता है, यह आम पलों में बनता है। जब आप बातचीत को एक साधारण सी चीज मानना बंद कर देते हैं और उन्हें प्रभाव के आदान प्रदान के रूप में पहचानने लगते हैं तो आपकी जागरूकता तेज हो जाती है। आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। पहले कौन बोलता है, कौन बीच में टोकता है, कौन अपना लहजा बदलता है, कौन जल्दी हंसता है, कौन आगे की तरफ झुकता है, कौन पीछे की तरफ झुकता है। ये छोटे व्यवहार संतुलन को दर्शाते हैं। प्रभाव का मतलब हमेशा किसी पर हावी होना नहीं होता। यह मेहनत के बंटवारे के बारे में है। कौन ज्यादा ऊर्जा लगा रहा है, कौन तारीफ के पीछे भाग रहा है, कौन माहौल की शांति बनाए रखने के लिए एडजस्ट कर रहा है, कौन अपनी जगह पर डटा हुआ है। अगर आप लगातार सामने वाले से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा सफाई देते हैं, ज्यादा उत्साह दिखाते हैं, ज्यादा आश्वासन देते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को उनके नीचे ला रहे होते हैं। मेहनत का असंतुलन दृष्टिकोण का असंतुलन पैदा करता है। रणनीतिक लोग अपने आप इस बात पर नजर रखते हैं। वे देखते हैं कि क्या सामने वाला खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। वे ध्यान देते हैं कि क्या उनसे सोच समझकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या सम्मान का बदला, क्या सम्मान के लिए वे इसको सम्मान से दिया जा रहा है। और जब असंतुलन दिखाई देता है तो वे सुधार करते हैं। इस सुधार के लिए किसी से टकराने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए जागरूकता चाहिए।
अगर कोई ज्यादातर वक्त खुद बोलता रहता है तो आप जानबूझकर अपना वक्त कम कर देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं। अगर कोई बार बार बीच में टोकता है तो आप आंखों में आंखें डाले रखते हैं और शांति से बोलना जारी रखते हैं। अगर कोई आपकी जरूरत से ज्यादा वक्त मांगता है तो आप अपने वक्त को एडजस्ट कर लेते हैं। हर एडजस्टमेंट समीकरण को बदल देता है। आज की अपनी आखिरी कुछ बातचीत के बारे में सोचें। क्या आपने दूसरे व्यक्ति से ज्यादा एडजस्ट किया? क्या आपने अपने बोलने का लहजा उनके लहजे से मिलाने के लिए बदला? क्या आपने बातचीत को चालू रखने के लिए ज्यादा मेहनत की? ये बातें बहुत मायने रखती हैं। जब आप पूरे होश ओ हवास में काम करते हैं तो आप छोटी छोटी किश्तों में अपना प्रभाव खोना बंद कर देते हैं। आप रणनीतिक निवेश को पहचानना भी शुरू कर देते हैं। जब कोई आपके समय का सम्मान करता है, आपकी बातों की कदर करता है और बराबर का हिस्सा देता है तो आप इस चलन को मजबूत करते हैं। संतुलित बातचीत ही पक्का अधिकार बनाती है। असंतुलित बातचीत एक खामोश पदानुक्रम पैदा करती है। यहां एक और पहलू है, ऊर्जा। आपका ध्यान कहां जाता है? बातचीत खत्म होने के बाद कौन आपके दिमाग में जगह लेता है? अगर कोई आपसे बात करके आपको हमेशा थका हुआ महसूस कराता है तो बातचीत बराबर नहीं है। अगर कोई आपको ऊर्जावान और एकाग्र महसूस कराता है तो वह संतुलन बेहतर है। ताकत शोर नहीं मचाती, यह नपी तुल्ली होती है। जो व्यक्ति खुद में शांत रहता है जबकि दूसरे लोग ज्यादा कोशिश करते हैं, वह धीरे धीरे कमरे में सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसलिए नहीं कि उसने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने समझदारी से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अब से हर बातचीत में पूरी जागरूकता के साथ उतरें, ना कि डर के साथ। जागरूकता, बिना प्रतिक्रिया दिए ध्यान दें, बिना किसी अशांति के तोलें, बिना ड्रामे के एडजस्ट करें। जब आप बातचीत को एक रणनीतिक मैदान के रूप में देखते हैं तो आप आंखें बंद करके काम करना बंद कर देते हैं। आप गलती से अपना प्रभाव छोड़ना बंद कर देते हैं। और एक बार जब आप जानबूझकर आदान प्रदान को संभालना शुरू करते हैं तो आपकी जगह अपने आप मजबूत हो जाती है। जब आप बातचीत को संतुलन के नजरिए से आंकते हैं तो आप अनजाने में बहकना बंद कर देते हैं। आप इरादतन आगे बढ़ना शुरू करते हैं और इरादतन चलने से एक ऐसा अधिकार बनता है जो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन वह कभी भी तुक्का नहीं होता। 7वां, अपनी औकात और छवि जानबूझकर बनाएं। अगर आप यह तय नहीं करते कि दूसरे आपको कैसे देखें, तो दूसरे लोग आपके लिए यह काम कर देंगे। और एक बार जब कोई छाप लग जाती है तो यह आगे आने वाली हर बातचीत को चुपचाप आकार देती है। छव्वे किसी एक नाटकीय पल में नहीं बनती। यह लगातार पड़ने वाले प्रभावों, छोटे फैसलों, लगातार व्यवहार, दबाव में प्रतिक्रियाओं, बोलने के तरीके, आप जिन उसूलों को मानते हैं और जिन उसूलों को अनदेखा करते हैं, उनसे बनती है। ज्यादातर लोग इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप होने देते हैं। वे इस उम्मीद में लोगों से मिलते हैं कि दूसरे उन्हें सही ढंग से समझेंगे। वे मानते हैं कि उनके इरादे खुद उनकी जगह बोलेंगे। वे मानते हैं कि सिर्फ एक जैसा रहना ही काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नजरिया बनाया जाता है। रणनीतिक लोग समझते हैं कि छव्वे ही प्रभाव है। कोई झूठा दिखावा नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, बल्कि नियंत्रित इशारा है। आपको यह तय करना होगा कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो आप वहां मौजूद लोगों पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सबकी हां में हां मिलाने वाला समझें या फैसला लेने वाला? चाहते हैं कि लोग आपको सब कुछ मान लेने वाले के रूप में जानें या ऊंचे उसूलों वाले इंसान के रूप में? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास आरामदायक महसूस करें या आपकी मौजूदगी में नपातुला पेश आएं? आप सब कुछ नहीं बन सकते और सबका चहेता बनने की कोशिश आपकी स्थिति को कमजोर करती है। छव्वे लंबे समय की ताकत होती है। जब लोगों को पता होता है कि आप दबाव में स्थिर रहते हैं तो वे आपको कम परखते हैं। जब वे समझते हैं कि आप शांति से अपनी सीमाएं लागू करते हैं तो वे उन्हें कम पार करते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि आपके शब्द सोचे समझे होते हैं तो वे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। लेकिन यह सब ऐसे ही नहीं हो जाता। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका व्यवहार उस छव्य के हिसाब से होता है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप एक बार सबके सामने अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं तो वह पल एक मिसाल बन जाता है।
अगर आप एक बार भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं तो वह आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप बार बार तारीफ के पीछे भागते हैं तो यही आपकी ब्रांड बन जाती है। हर कदम दूसरे लोगों के दिमाग में आपकी एक छवि बनाता है। अपनी छवि बनाने का मतलब है आज और इस पल से आगे की सोच रखना। जवाब देने से पहले आप खुद से पूछते हैं, यह प्रतिक्रिया दूसरों को मेरे बारे में क्या सिखाएगी? किसी के व्यवहार को स्वीकार करने से पहले आप पूछते हैं, मैं क्या मिसाल कायम कर रहा हूं? एक जैसा रहना बुनियाद है। अगर आप बहुत ज्यादा बदलते हैं, एक दिन शांत, अगले दिन गुस्से में, तो लोग आसानी से आपकी हदें परखने लगते हैं। अनुमानित ताकत किसी भी बेलगाम मूड से ज्यादा सावधानी पैदा करती है। यहां एक और पहलू है, संयम। जब आपको ड्रामेबाज होने के बजाय नपे तुले जवाबों के लिए जाना जाता है तो आपका कभी कभार दिखाया गया गुस्सा भी बहुत वजन रखता है। जब आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव के बजाय अनुशासन के लिए जाना जाता है तो आपकी मौजूदगी स्थिरता का इशारा देती है। समय के साथ वह छवि पक्की हो जाती है। लोग आपके बोलने से पहले ही एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। वे आपके स्तर का अनुमान लगा लेते हैं। वे पहले से ही अपने व्यवहार को तोलते हैं। यही है आपकी छवि का आपके लिए काम करना। आपको इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें जो उस पहचान के खिलाफ हों जो आप बना रहे हैं। ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचें जो उस ढांचे को कमजोर करती हों जिसे आप खड़ा कर रहे हैं। ऐसे अस्थायी व्यवहार से बचें जो लंबे समय की स्थिति को कमजोर करता हो। छवि बढ़ती है। एक बार बन जाने पर यह बार बार सुधार करने की जरूरत को कम करती है। यह टकराव को कम करती है। यह बिना किसी और कोशिश के प्रभाव बढ़ाती है। ईमानदारी से खुद से पूछें, अगर कोई 3 शब्दों में आपकी तारीफ करे तो वे क्या कहेंगे? और क्या वह बताई गई बात उस ताकत से मिलती जुलती है जो आप चाहते हैं? अगर नहीं तो सुधार अभी शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में यह संकल्प लिखें, मैं दृष्टिकोण को आकार देता हूं। जब आप जानबूझकर यह तय करते हैं कि आपको कैसे देखा जाता है तो आप अपने प्रभाव को किस्मत के भरोसे छोड़ना बंद कर देते हैं। और जब प्रभाव तुक्के में नहीं होता तो नेतृत्व आना तय है। आपने अभी अभी 7 बुनियादी सुधारों को परखा है। आप आराम की तलाश से निकलकर तनाव सहने तक पहुंच गए हैं। तारीफ की भूख से अंदरूनी संतुलन तक, जल्दबाजी में आकार दी गई प्रतिक्रिया से नियंत्रित रफ्तार तक, स्वचालित उदारता से सोच समझकर किए गए निवेश तक, जरूरत से ज्यादा सफाई देने से लेकर रणनीतिक ठहराव तक, अनजाने में होने वाले आदान प्रदान से लेकर नियंत्रित संतुलन तक, तुक्के में बनी छवि से लेकर खुद बनाई गई छवि तक, समाज में खुद को बचाए रखने और रणनीतिक तरीके से काम करने के बीच यही अंतर है। अच्छे लोग किसी तरह गुजारा करते हैं। समझदार लोग अपना रुतबा बनाते हैं। एक बात साफ तौर पर समझ लें, इन सब में किसी भी आक्रामकता की जरूरत नहीं है। इनमें से किसी में भी दुश्मनी की जरूरत नहीं है। इनमें से किसी में भी ऐसा इंसान बनने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं हैं। इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। बोलने में अनुशासन, समय पर अनुशासन, ऊर्जा में अनुशासन और पहचान में अनुशासन। जब आप डर की वजह से अच्छा बनने का नाटक करना बंद कर देते हैं और इरादतन आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। लोग इसका एहसास करते हैं, वे इसे महसूस करते हैं, वे एडजस्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि आपने सम्मान मांगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी जगह और स्थिति खुद उनसे यह मांगती है। अब यहां वही जगह है जहां ज्यादातर लोग विफल होते हैं। वे इस तरह का कंटेंट सुनते हैं, वे प्रेरित महसूस करते हैं, वे हां में सर हिलाते हैं और फिर कल दबाव में आकर वे पुराने तरीकों पर वापस लौट आते हैं। ऐसा मत करें। बदलाव सिर्फ समझने में नहीं है, यह बार बार दोहराने में है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदला है तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। इसे याद रखें, गुजारा करने के लिए अच्छा बनने का नाटक करना बंद करें। नेतृत्व करने के लिए समझदारी से खेलना शुरू करें। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें बुद्धि की कमी होती है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें सबका चहेता बनने की लत होती है।
एक पल के लिए इस बात पर गहराई से विचार करें। सबका प्यारा बनना आरामदायक होता है, यह सुरक्षित लगता है, यह सामाजिक रूप से समझदारी लगता है, यह परिपक्वता लगता है। लेकिन सबका प्यारा बनने और सम्मान पाने में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर आप इन दोनों को एक समझ बैठते हैं तो आप चुपचाप अपने जीवन का नियंत्रण उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो आपसे ज्यादा रणनीतिक और चालाक हैं। अच्छे लोग मामलों को शांत करते हैं। अच्छे लोग हमेशा अपनी सफाई देते हैं। अच्छे लोग अपने बोलने का तरीका बदल लेते हैं ताकि किसी को बुरा न लगे। अच्छे लोग उन बातों के लिए माफी मांगते हैं जिनके लिए माफी की कोई जरूरत नहीं होती। रणनीतिक लोग कुछ अलग करते हैं। वे तनाव को देखते हैं, वे खामोशी को जगह देते हैं, वे असुविधा को अपना काम करने देते हैं। और यहां वह बात है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। ज्यादातर अच्छाई कोई गुण नहीं है, यह नैतिकता के रूप में छिपा हुआ डर है। यह अस्वीकृति का डर है, टकराव का डर है, गलत समझे जाने का डर है और समर्थन खोने का डर है। आप खुद को बताते हैं कि आप समझदार बन रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर आप सिर्फ टकराव से बच रहे हों?